मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बरसात की उस रात हद से ज़्यादा तेज़ हो चली थी। दिनेश की टैक्सी की हेडलाइट्स कीचड़ भरी सड़क पर बस दो हल्के गोले बना पा रही थे। बाकी सब कुछ स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अकेला था, ना कोई सवारी ना कोई राहगीर, बस बारिश की आवाज़ और गाड़ी के वाइपर की एक नीरस थकी हुई चरचराहट। जब उस आदमी ने दरवाजे पर खड़े होकर वो बात कही कि बच्चे को सिर्फ इसलिए बाहर बिठाया गया है क्योंकि वो शाम 5 बजे की जगह 7 बजे लौटा, तो दिनेश को पहले तो हंसी आई। उसने सोचा शायद मजाक हो रहा है या फिर सज़ा देने का कोई पुराने ज़माने का सख्त तरीका। मगर उस आदमी की आंखों में जो सन्नाटा था वो मजाक का नहीं लग रहा था। वो आंखें ऐसी थी जैसे किसी ने बरसों से पलक ना झपकाई हो, जैसे उनमें कोई जज्बात बचे ही ना हो, ना गुस्सा ना मोहब्बत, बस एक ठहरा हुआ बासी सा खालीपन। भाई साहब, दिनेश ने कहा, बच्चा है, गलती हो जाती है बच्चों से, इस बारिश में बीमार पड़ जाएगा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे की चौखट पकड़े खड़ा रहा, मानो दिनेश की बात उस तक पहुंची ही ना हो। फिर धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया, इतनी आहिस्ता से जैसे जल्दी ना हो, जैसे वक्त की उसे कोई परवाह ही ना हो। दिनेश कुछ पल वहीं खड़ा रहा। बारिश की बूंदें उसके छाते से टकरा टकरा कर बिखर रहे थे। उसने पीछे मुड़कर बच्चे को देखा। बच्चा अब भी वहीं बैठा था, घुटनों में सिर छुपाए, गीले कपड़ों में कांपता हुआ। उसकी आंखें दिनेश की तरफ उठीं और उन आंखों में कुछ ऐसा था जो दिनेश बरसों तक भुला नहीं पाया। एक उम्मीद, मगर एक ऐसी उम्मीद जो जानती है कि पूरी नहीं होगी। चलो बेटा, दिनेश ने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे साथ चलो, एक रात मेरे यहाँ रुक जाओ, सुबह घर छोड़ दूंगा तुम्हें। बच्चा कुछ देर उसे देखता रहा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि कोई उसे लेने आया है। फिर धीरे से उठा और दिनेश का हाथ थाम लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि दिनेश को एक पल के लिए झुरझुरी आ गई। मगर उसने सोचा शायद इतनी देर बारिश में बैठे रहने की वजह से होगा। टैक्सी में बिठाते वक्त दिनेश ने अपनी चादर बच्चे को ओढ़ा दी। नाम क्या है तुम्हारा? बच्चे ने कुछ पल सोचा, जैसे नाम याद करने में मशक्कत हो रही हो। मुन्ना, आखिरकार उसने कहा, इतनी धीमी आवाज में कि दिनेश को 2 बार पूछना पड़ा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए दिनेश ने शीशे से एक नज़र पीछे डाली। मुन्ना खिड़की से बाहर देख रहा था, उस घर की तरफ जो अब पीछे छूटता जा रहा था। उसके चेहरे पर ना डर था ना राहत, बस एक खालीपन, वैसा ही जैसा उस आदमी की आंखों में था। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी टहनियाँ बारिश के बोझ से झुकी हुई सड़क तक आ पहुँची थी। हेडलाइट की रोशनी में कभी कभी कोई परछाई सी दिखती और गायब हो जाती, शायद कोई जानवर, शायद हवा में उड़ता कोई पत्ता। दिनेश ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, मगर सिग्नल नहीं आ रहा था, सिर्फ खरखराहट भर रही थी। उसने बंद कर दी। तुम्हारे पिताजी ऐसे क्यों हैं? दिनेश ने आखिरकार पूछ ही लिया, चुप्पी से घबराकर। इतनी सख्ती किस बात की?
मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के शीशे पर उंगली से कुछ बनाता रहा। भाप जमी हुई खिड़की पर एक लकीर, फिर दूसरी, जैसे कोई शक्ल बना रहा हो जो पूरी नहीं हो पा रही थी। कोई बात नहीं, दिनेश ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। मत बताओ, बस अब सो जाओ, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। तभी दिनेश को महसूस हुआ कि गाड़ी में एक अजीब सी बू फैलने लगी है, मिट्टी जैसी मगर सड़ी हुई, जैसे बरसों से बंद कोई तहखाना खोल दिया गया हो। उसने खिड़की थोड़ी नीचे कर दी ताज़ी हवा के लिए, मगर बू कम नहीं हुई। शायद बारिश की वजह से हो, उसने खुद को समझाया। गाड़ी एक मोड़ पर पहुंची जहां सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक टूटी हुई चबूतरी बनी थी। दिनेश ने अनायास ही उस पेड़ की तरफ देखा। गांव के बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे कि रात में उस पेड़ के पास से गुजरते वक्त हॉर्न ना बजाओ, और अगर कोई तुमसे लिफ्ट मांगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। दिनेश हंस पड़ा था हमेशा इन बातों पर, मगर आज इस वक्त इस बारिश में उसे वो बातें इतनी हास्यदय नहीं लग रही थी। उसने बैक मिरर में देखा, यूं ही बस देखने की आदत से। मुन्ना पीछे बैठा था, वैसे ही चादर ओढ़े, मगर कुछ था जो अटपटा लगा। मिरर में उसका चेहरा जितना साफ दिखना चाहिए था उतना दिख नहीं रहा था, जैसे किसी ने तस्वीर को थोड़ा धुंधला कर दिया हो। बस उसी एक जगह, बाकी सब कुछ साफ था। दिनेश ने आंखें मली, फिर से देखा। इस बार सब सामान्य लगा। थकान है, उसने खुद से बुदबुदाया। करीब आधे घंटे बाद बारिश और तेज हो गई, इतनी तेज कि वाइपर भी नाकाफी लगने लगे। दिनेश ने सोचा कि किसी सुरक्षित जगह गाड़ी रोक ले जब तक बारिश थोड़ी थमे नहीं। आगे उसे एक पुरानी धर्मशाला जैसी इमारत की परछाई दिखी, जिसके बाहर एक टूटा फूटा साइन बोर्ड लगा था। पास ही एक छोटा सा ढाबा भी था जहां मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। दिनेश ने गाड़ी वहीं रोक दी। थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ, बारिश कम होने दो, उसने मुन्ना से कहा, मगर मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। दिनेश ने पीछे मुड़कर देखा। मुन्ना की आंखें खुली थी, मगर वो कहीं और देख रहा था, जैसे किसी और दुनिया में हो। दिनेश गाड़ी से उतरा और ढाबे की ओर बढ़ा। अंदर एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा चाय बना रहा था। उसकी उम्र 60 के आसपास की रही होगी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में वो थकान जो सालों की रात जगों से आती है। चाय मिलेगी? दिनेश ने पूछा बेंच पर बैठते हुए। मिलेगी क्यों नहीं, बुजुर्ग ने कहा चाय की केतली उठाते हुए। इतनी रात का इस रास्ते पर क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ तो लोग शाम ढलने पर ही घर पहुँच जाते हैं। सवारी छोड़ने गया था पीछे वाले गांव तक, अब लौट रहा हूँ। बुजुर्ग की हरकत एक पल को रुक गई। अकेले हो? दिनेश को अजीब सा लगा सवाल। नहीं, एक बच्चा है साथ में, रास्ते में मिला। उसके घर वालों ने बाहर बिठाया हुआ था बारिश में, तो ले लिया अपने साथ। केतली बुजुर्ग के हाथ से छूटते छूटते बची। उसने दिनेश की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी भूत को देख लिया हो। कहाँ मिला बेटा, किस जगह? दिनेश ने एक जगह का हुलिया बताया। वो पुराना घर, चौखट, वो पीपल का पेड़ आगे जिसके नीचे टूटी चबूतरी थी। बुजुर्ग की चाय बनाने की हरकत पूरी तरह रुक गई। उसने एक लंबी सांस ली, मानो कोई पुराना दर्द फिर से उभर आया हो। वहाँ कोई घर नहीं है बेटा, कम से कम 8 साल से तो नहीं। वो जगह जल गई थी पूरी की पूरी। एक परिवार रहता था वहाँ, बाप माँ और एक बेटा।
8-9 बरस का बच्चा था। दिनेश की चाय के प्याले हाथ में ही रुक गए। क्या हुआ था? बड़ी अजीब कहानी है, बुजुर्ग ने आवाज धीमी कर ली, जैसे कोई और सुन ना ले। वो आदमी अपने बेटे को लेकर बहुत सख्त था, बहुत। बच्चे को शाम 5 बजे तक ही खेलने की इजाज़त थी, उसके बाद घर के अंदर दरवाज़ा बंद। एक दिन बारिश के मौसम में बच्चा दोस्तों के साथ खेलते खेलते वक्त का ध्यान रखना भूल गया। 7 बजे लौटा। बाप ने गुस्से में उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। कहा सारी की सारी रात यहीं बैठ, सबक सीख। दिनेश का गला सूखने लगा। उस रात भी ऐसी ही बारिश थी। बुजुर्ग ने आगे कहा, मूसलाधार। रात भर बच्चा बाहर चौखट पर बैठा रहा, ठंड में कांपता रहा। सुबह जब बाप ने दरवाज़ा खोला तो बच्चा बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था, सांसें बंद हो चुकी थी। एक सन्नाटा छा गया ढाबे में, बस बारिश की आवाज बाहर गूंज रही थी। बाप उस दिन के बाद पागल हो गया। बुजुर्ग ने कहा, पूरी तरह टूट गया। कुछ महीनों बाद घर में आग लग गई, अपने आप या शायद उसी ने लगाई, कोई ठीक से नहीं जानता। माँ बाप दोनों उसी आग में जलकर मरे। तब से गांव वाले कहते हैं कि उस बरसाती रात जब बारिश उसी दिन जैसी तेज होती है, वो बच्चा फिर से उस चौखट पर आकर बैठता है और वो बाप भी लौट आता है, वही सजा दोहराने, बार बार, हर साल। दिनेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक झटके से पीछे टैक्सी की तरफ देखा। शीशे पर बारिश की धार बह रहे थे, अंदर का कुछ साफ नहीं दिख रहा था। बेटा, बुजुर्ग की आवाज में अब सिर्फ खौफ नहीं, एक चेतावनी भी थी। तुमने जिसे गाड़ी में बिठाया वो जिंदा नहीं है। दिनेश उठा, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने बुजुर्ग को पैसे थमाए बगैर ही दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, यूं मत जाओ, पहले सुनो। अगर वो तुम्हारे साथ है तो उसे वापस उसी जगह पर छोड़ आना ही पड़ेगा जहां से लाए थे। उससे पहले नहीं, जो भी करो, गाड़ी से बाहर मत निकलना। उसे यहाँ, बस यहाँ पर उसे बाहर मत निकालना, ना ही उसे अपने घर ले जाना। जो आत्मा अपनी जगह से बंधी होती है, वो जगह छोड़कर दूर गई तो रास्ता भटक जाती है और तुम्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। दिनेश ने सिर हिलाया, हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस डर था जो उसकी रगों में दौड़ रहा था। वो बाहर निकला, बारिश में भीगता हुआ टैक्सी तक पहुंचा। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने एक गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई। पीछे की सीट पर मुन्ना वैसे ही बैठा था, मगर अब कुछ बदल गया था। उसकी आंखें दिनेश की तरफ मुड़ी और इस बार उनमें वो मासूमियत नहीं थी जो पहले दिखे थे। एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई, ऐसी मुस्कान जो किसी 8 साल के बच्चे की नहीं हो सकती थे। मुझे घर मत ले जाओ, मुन्ना ने कहा। आवाज में वो बचपना नहीं था, अब कुछ भारी, कुछ पुराना सा गूंज रहा था उसमें। मुझे साथ ले चलो, बहुत साल हो गए अकेले उस चौखट पर बैठे बैठे। तुम अच्छे हो, तुमने मुझे बुलाया। दिनेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को संभाला, हिम्मत जुटाकर बोला, मुन्ना चलो, तुम्हारे घर वापस छोड़ आता हूँ, तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनते ही मुन्ना की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अचानक वही मासूम डर लौट आया, वही सच्चा दर्द। पिताजी फिर मारेंगे, उसने धीमी आवाज में कहा, आंखों में आंसू भरते हुए। मुझे बाहर बिठा देंगे, मुझे ठंड लगती है दिनेश भैया, बहुत ठंड लगती है। दिनेश का दिल एक पल के लिए पिघल गया, मगर बुजुर्ग की बात याद आते ही उसने खुद को रोका। वो जानता था अब
कि ये सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं है, ये एक ऐसी रूह थे जो सालों से उसी दर्द में फंसी हुई थे और शायद अब किसी और को भी अपने साथ उसी फंसाव में खींचना चाहते थे। गाड़ी वापस उसी रास्ते पर चल पड़ी। बारिश अब कुछ धीमी हो गई थी, मगर सन्नाटा और गहरा हो गया था, इतना गहरा कि इंजन की आवाज़ भी दबी दबी सी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे सोख रही हो। रास्ते में मुन्ना ने बात करना बंद कर दिया, बस खिड़की से बाहर देखता रहा, कभी कभी हल्की सी सिसकियां भरता रहा। दिनेश की नज़रें बार बार बैक मिरर की तरफ जा रहे थे और हर बार उसे लगता कि मुन्ना का चेहरा थोड़ा और धुंधला होता जा रहा है, जैसे वो असलियत में मौजूद ही ना हो, बस एक परछाई हो जो सीट पर बैठी है। एक मोड़ पर अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ चमका। दिनेश ने ब्रेक मारा। सामने सड़क पर एक आकृति खड़ी थी, वही आदमी, वही बाप, भीगे कपड़ों में, चेहरा उसी खालीपन से भरा हुआ। उसकी आंखें सीधा गाड़ी के अंदर मुन्ना की तरफ देख रही थे। दिनेश की सांस अटक गई। उसने गाड़ी की स्पीड धीमे की, मगर रोकने की हिम्मत नहीं हुई। आदमी बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। बारिश उसके शरीर से होकर गुजर रही थी, जैसे वो पानी की धार को छूती ही ना हो। पीछे से मुन्ना की आवाज आई, अब कमजोर, डरी हुई। मत रोकना दिनेश भैया, बस मत रोकना। दिनेश ने गाड़ी थोड़ा किनारे कर ली और तेजी से आगे बढ़ा दी। रियर व्यू मिरर में उसने देखा वो आकृति अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। आखिरकार वो जगह आ गई, वही घर, वही चौखट। अब भी चलने के निशान उन दीवारों पर साफ नजर आ रहे थे जो पहले नजर नहीं आए थे। कैसे वो पहले इतना साफ, इतना असली सा घर देख पाया था, ये सोचकर दिनेश के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। गाड़ी रुकते ही मुन्ना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बिना दिनेश की मदद के वो चौखट की ओर बढ़ा, धीमे कदमों से। हर कदम पर उसका शरीर धुंधला होता जा रहा था, जैसे बारिश की बूंदों में घुलता जा रहा हो। शुक्रिया, उसकी आवाज़ हवा में तैरती हुई सी सुनाई दी। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझसे इतनी मोहब्बत से बात की। शायद अगली बार जब बारिश ऐसे ही बरसे तो कोई और भी मुझे यहाँ से ले जाए। दिनेश ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द गले में ही अटक गए। मुन्ना चौखट पर पहुंचा, वहीं बैठ गया, घुटनों में सिर छुपाकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार दिनेश ने उसे देखा था। जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो, हमेशा के लिए। हर बरसाती रात में दोहराया जाने वाला वही एक मंजर। दिनेश ने गाड़ी वापस मोड़ी और एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं बची थे। बुजुर्ग की बात याद आ रही थे, पीछे मुड़कर मत देखना। गांव पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी थी। बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्की धूप की एक लकीर उभर आई थी। दिनेश ने गाड़ी अपने घर के बाहर रोकी, मगर उतरने से पहले उसकी नज़र पिछली सीट पर गई। गीली ठंडी सीट पर एक छोटा सा गीला कपड़े का टुकड़ा पड़ा था जो उसने मुन्ना को ओढ़ाया था। वो चादर अब भी वहीं थे, मगर उस पर मिट्टी और राख के निशान थे, जैसे किसी जली हुई जगह से आई हो। दिनेश ने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और घर के अंदर चला गया, मगर उस रात नींद उसे नहीं आई। हर बार जब आंख लगती उसे वही चौखट दिखती, वही बच्चा, वही ठंडी मुस्कान। महीनों बाद दिनेश ने उस रास्ते से गुजरना पूरी तरह छोड़ दिया। जब भी कोई सवारी उस गांव की तरफ जाने को कहती,
वो कोई ना कोई बहाना बना देता। गांव के लोग पूछते तो बस इतना कहता, वो रास्ता अब ठीक नहीं है, बरसात में तो बिल्कुल भी नहीं। मगर कभी कभी बरसात की किसी घनी रात में जब बारिश की बूंदें छत पर वैसे ही बरसती हैं जैसे उस रात बरसी थी, दिनेश को एक हल्की सी आवाज़ आती है, किसी बच्चे के कांपने की, किसी दरवाजे के खटखटाने की। और वो जानता था कि कहीं दूर उसी टूटे हुए घर की चौखट पर वो बच्चा आज भी इंतज़ार में बैठा है कि शायद कोई और उसे उठा ले, कोई और उस मोहब्बत भरी भूल को दोहराए जो दिनेश ने उस रात की थी। और गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अगर कभी बरसात की रात किसी सुनसान रास्ते पर कोई अकेला बच्चा किसी घर की चौखट पर बैठा नजर आए बारिश में भीगता हुआ, तो चाहे दिल कितना भी पसीजे, कभी उसे अपने साथ मत ले जाना। कुछ सज़ाएं ऐसी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, ना इस जहान में ना उस जहान में। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बारिश अब पहले से भी तेज हो चली थी। पेड़ की घनी टहनियाँ भी अब उसका साथ छोड़ने लगी थी। बूंदे पत्तों को चीरते हुए सीधा सुरेंद्र के कंधों पर गिर रहे थे, मगर उसे अब बारिश का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसका पूरा बदन जैसे सुन्न पड़ गया था। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थे और आंखों के सामने वही मंजर बार बार दोहरा रहा था। वो हाथ जो उसने बच्चे को पकड़ने के लिए बढ़ाया था, वो हवा में यूं गुजर गया था जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। कार आगे निकल चुके थे, उसकी लाल बत्तियां धुंधलके में दूर चमकती रहे, फिर मोड़ पर मुड़कर गायब हो गए। सड़क फिर से सुनसान हो गई, सिर्फ बारिश की आवाज़ और दरख्तों से टपकते पानी की टप टप बाकी रह गई। सुरेंद्र ने डरते डरते नज़र उठाई। बच्चा अभी भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके कपड़े भींगे नहीं थे। ये बात सुरेंद्र को उसी वक्त खटके थे, मगर दिमाग इतना सुन्न था कि सोचने की ताकत ही नहीं बची थी। उसने मुड़कर देखा, औरत तभी भी उसी जगह पर खड़ी थी, पेड़ के साए में, सिर पर आंचल डाले, नजरें जमीन की तरफ। ना वो हिली ना कुछ बोली, बस खड़ी रही, जैसे बरसों से वही खड़ी हो, जैसे बारिश की बूंदें उसे छूती ही ना हो। अब ठीक है? सुरेंद्र की आवाज़ कांप रही थे। कोई जवाब नहीं आया। उसने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, मगर पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। तभी बच्चे ने धीरे से गर्दन घुमाई और सुरेंद्र की तरफ देखा। उसकी आंखें सुरेंद्र को उस पल जो डर महसूस कराईं, वो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं जाना था। बच्चे की आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई मासूमियत नहीं, बस एक गहरा खाली सन्नाटा, जैसे किसी बुझे हुए दिए की राख। सुरेंद्र ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर और भागकर अपनी बाइक तक पहुंचा। हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी बार बार फिसल रहे थे। किक मारी, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। दूसरी किक, तीसरी किक, कुछ नहीं हुआ। बारिश उसके चेहरे पर बरस रही थे और उसका दिल सीने से बाहर आने को था। चौथी किक पर बाइक हिचकोले खाकर स्टार्ट हुई। सुरेंद्र ने एक पल को भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस पूरी ताकत से एक्सीलरेटर घुमाया और उस अंधेरी गीली सड़क पर बाइक दौड़ा दी। घर की तरफ बारिश थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सड़क पर पानी बह रहा था।
हेडलाइट की रोशनी बूंदों से टकराकर बिखर जाते थे और सुरेंद्र को हर मोड़ पर, हर पेड़ के साए में वही औरत और वही बच्चा नजर आने का वहम होता। कई बार तो उसने ब्रेक तक दबा दिया, ये सोचकर कि शायद फिर कोई सामने आ गया, मगर वहां कुछ नहीं होता। बस बारिश, अंधेरा और उसकी अपनी घबराई हुई सांसें। करीब 50 मिनट बाद जो रास्ता आम तौर पर 20 मिनट का था, वो अपने मोहल्ले की गली में दाखिल हुआ। घर की बत्ती जल रहे थे। उसकी बीवी राम प्यारी दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रहे थे। माथे पर फिक्र की लकीरें साफ दिख रही थे। इतनी देर लगा दी, फोन भी नहीं उठाया, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। फिर सुरेंद्र का चेहरा देखकर उसकी आवाज बदल गई। क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? सुरेंद्र कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर इतना बोला, बारिश में बहुत फंस गया था, थक गया हूं बस। उसने पूरी बात नहीं बताई, ना जाने क्यों, मगर उस रात कुछ ऐसा था जो जुबान पर आते आते रुक जाता था, जैसे बोलने से वो सच और गहरा हो जाएगा। उसने गीले कपड़े बदले, थोड़ा खाना खाया, हालांकि गले से निवाला उतरना मुश्किल हो रहा था, और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसका 8 साल का बेटा मोहित बगल के कमरे में सो चुका था। राम प्यारी उसके पास बैठी रही, मगर सुरेंद्र ने आंखें बंद कर ली, नींद का बहाना करते हुए, जबकि अंदर ही अंदर वो उस बच्चे की खाली आंखों को अभी भी देख रहा था। अगली सुबह नींद रात भर टूटती जुड़ती रही। सुबह जब सुरेंद्र उठा तो सिर भारी था, आंखों में जलन थी, मगर दिन की रोशनी में रात की बात कुछ धुंधली सी, कुछ बेतुकी सी लगने लगी। उसने सोचा शायद थकान और डर के मारे उसने कुछ गलत देख लिया होगा। बारिश, अंधेरा, अकेलापन, इंसान का दिमाग ऐसे में धोखा खा ही जाता है। मगर काम पर जाते वक्त जैसे ही उसकी बाइक उसी पेड़ के पास से गुजरी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दिन की रोशनी में भी वो जगह बिल्कुल आम लगती थी। एक पुराना बरगद, किनारे कुछ झाड़ियाँ और सामने एक टूटी हुई पुलिया। कुछ भी डरावना नहीं, मगर सुरेंद्र का जी नहीं हुआ रुक कर देखने का। उसने रफ्तार बढ़ा दी और आगे निकल गया। फैक्ट्री पहुंचकर उसने काम में मन लगाने की कोशिश की, मगर बार बार ध्यान भटक जाता। लंच के वक्त वो चाय की टपरी पर बैठा था, जहां फैक्ट्री के बाकी मजदूर भी जमा होते थे। बूढ़े रामलाल, जो पिछले 30 साल से इसी फैक्ट्री में चौकीदारी कर रहे थे, वहीं बैठे बीड़ी सुलगा रहे थे। सुरेंद्र ने हिम्मत करके पूछ लिया, रामलाल चाचा, वो जो बरगद है ना, नहर वाली सड़क पर फैक्ट्री से थोड़ा आगे, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? रामलाल का हाथ बीड़ी तक पहुंचते पहुंचते रुक गया। उन्होंने आंखें सिकोड़कर सुरेंद्र की तरफ देखा, जैसे परख रहे हों कि सवाल क्यों पूछा गया। क्यों पूछ रहे हो बेटा, कुछ देखा क्या? सुरेंद्र का गला सूख गया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। रामलाल ने एक लंबी कश ली, बीड़ी का कश लगाया और धुआं हवा में छोड़ते हुए बोले, बरसात के मौसम में रात को अकेले उस तरफ से मत निकला करो। जितने भी मजदूर रात के शिफ्ट करते हैं, सबको यही नसीहत दी जाती है, मगर कोई मानता कहाँ है जब तक खुद पर ना बीते। ये सुनकर सुरेंद्र की धड़कनें और तेज हो गईं। आखिर बात क्या है वहां की? रामलाल ने चारों तरफ देखा, जैसे यकीन कर रहे हों कि कोई और सुन तो नहीं रहा। फिर बोले, बहुत पुरानी बात है, बताऊंगा, मगर आज नहीं। शाम को छुट्टी के बाद रुक जाना, तब बात करेंगे। पूरा दिन बेचैनी में,
पूरा दिन सुरेंद्र किसी काम में ठीक से मन नहीं लगा पाया। मशीन पर काम करते वक्त भी उसका ध्यान बार बार भटक जाता। 2 बार तो उसके साथी मजदूर ने उसे टोका भी, क्या हुआ भाई, आज गायब गायब से हो? मगर सुरेंद्र ने बात टाल दी। शाम को जब शिफ्ट खत्म हुई, आसमान में फिर बादल घिरने लगे, मगर आज बारिश शुरू होने में अभी वक्त था। सुरेंद्र फैक्ट्री के गेट के पास रुक गया, जहां रामलाल अपनी कुर्सी पर बैठे इंतजार कर रहे थे। रामलाल ने बीड़ी सुलगाई, अपनी खांसती हुई आवाज को साफ किया और कहानी शुरू की। ये बात है कोई 15-16 साल पुरानी। उस वक्त ये फैक्ट्री नई नई शुरू हुई थी। यहाँ एक मजदूर काम करता था, नाम था छोटे लाल। बड़ा मेहनती आदमी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बीवी थी, एक बेटा था, 8-9 बरस का होगा। छोटे लाल की भी शिफ्ट बदलती रहती थी, कभी दिन में कभी रात में। उन दिनों बरसात खूब हो रही थी और फैक्ट्री में भी ठीक तुम्हारी ही तरह एक बड़ा ऑर्डर आया था। छोटे लाल भी रोज़ देर तक रुक कर काम करता था, कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। उसकी बीवी सुनीता सीधी सादी औरत थी, मगर उसे अपने मर्द की बड़ी फिक्र रहती थी। जब भी छोटे लाल को देर हो जाती, वो बेचैन हो जाती। एक रात ठीक ऐसे ही मौसम में तेज़ बारिश, बिजली, गड़गड़ाहट, छोटे लाल को फैक्ट्री से निकलने में बहुत देर हो गई। सुनीता का दिल नहीं माना घर बैठे रहने का। वो अपने बेटे को साथ लेकर उसी सड़क पर निकल पड़ी, इस उम्मीद में कि शायद रास्ते में मर्द मिल जाए या कोई सवारी मिल जाए जिससे पता चल सके कि वो कहाँ है। बारिश में अंधेरे में वो दोनों उसी बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। वहीं रुककर वो अपने मर्द का इंतज़ार करने लगी। तभी दूर से एक ट्रक आता दिखा, बहुत तेज़ रफ्तार से। ड्राइवर को शायद ठीक से दिख नहीं रहा था बारिश की वजह से। सुनीता का बेटा माँ का हाथ छुड़ाकर सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा। शायद उसे लगा हो कि वो अपने बाबा को आते देख रहा है। सुनीता चीखी, दौड़ी अपने बेटे को बचाने के लिए, मगर ट्रक इतनी तेज़ रफ्तार में था कि रोक ही नहीं पाया। दोनों माँ बेटा उसी जगह उसी पल खत्म हो गए। रामलाल की आवाज़ भारी हो गई, मानो 15 साल पुराना दर्द आज भी ताज़ा हो। छोटे लाल जब फैक्ट्री से निकला तो उसे रास्ते में लोगों की भीड़ मिली। उसे कुछ समझ नहीं आया कि माजरा क्या है, जब तक उसने बीवी और बेटे की लाश नहीं देख ली। उस दिन के बाद छोटे लाल कभी वैसा नहीं रहा। कुछ महीनों बाद वो भी फैक्ट्री छोड़कर कहीं चला गया, किसी को नहीं पता कहाँ। मगर तब से बरसात के मौसम में जो भी मजदूर देर रात उस सड़क से अकेला गुजरता, कहते हैं सुनीता आज भी अपने मर्द का इंतज़ार करती है, अपने बेटे के साथ उसी पेड़ के नीचे। और जब भी कोई मर्द, कोई मजदूर उधर से गुजरता है तो अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहा होता है। कहते हैं कि वो उसे अपना छोटे लाल समझकर देखने लगती है। सुरेंद्र का पूरा बदन कांप उठा। उसने धीरे से पूछा, और वो बच्चा सड़क पार करने की कोशिश करता है? रामलाल ने चौंक कर सुरेंद्र की तरफ देखा। तुमने ये भी देखा? सुरेंद्र ने सिर हिला दिया। शब्द उसके गले में अटक गए थे। रामलाल ने एक गहरी सांस ली। हाँ, हर बार वो अपने बाबा को ढूंढने की कोशिश करता है, सड़क पार करके, जैसे उस रात कर रहा था। और जो भी उसे बचाने की कोशिश करता है। रामलाल रुक गए, जैसे आगे कहने से डर रहे हों। क्या होता है उसे जो बचाने की कोशिश करने वाला होता है? सुरेंद्र ने पूछा। गला सूख चुका था। कुछ कहते हैं कुछ को बुखार चढ़ जाता है हफ्तों तक। कुछ कहते हैं कुछ लोग रात को नींद में डर के मारे चीखते रहते हैं महीनों तक। और 2 साल पहले एक मजदूर था, गणेशी नाम का। उसने भी बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, ठीक तुम्हारी तरह।
उसके बाद वो कभी ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती गई और 6 महीने बाद वो चल बसा। डॉक्टरों ने कुछ नाम दिया बीमारी को, मगर हम जानते हैं असली वजह क्या थी। सुरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो मेरा क्या होगा? रामलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए बोला, घबराओ मत। जो लोग बच्चे को छूने की कोशिश करते हैं मगर छू नहीं पाते, जैसे तुम्हारे साथ हुआ, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता जैसा गणेशी के साथ हुआ। असली खतरा तब होता है जब कोई सच में उसे पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है। सुनीता की आत्मा उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती, समझे? वो चाहती कि उसका बेटा उस सड़क को पार करके अपने बाबा तक पहुंच जाए, और जो भी उसके रास्ते में आता है। रामलाल ने बात अधूरी छोड़ दी। घर वापसी। उस रात सुरेंद्र जल्दी निकल गया ताकि अंधेरा घिरने से पहले घर पहुंच जाए। उसकी बाइक जैसे ही उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरी, उसकी नजरें सीधी रखी। हिम्मत नहीं हुई देखने की, मगर कोने की नज़र से उसे महसूस हुआ जैसे कोई साया पेड़ के नीचे खड़ा है, बिल्कुल स्थिर, जैसे बरसों से इंतज़ार में हो। घर पहुंचकर उसने राम प्यारे को कुछ नहीं बताया। ऐसी बातें बताने से घर की औरतें और डर जाती हैं, वो सोचता था, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सी उदासी उसे घेरने लगी थे। उस रात जब वो मोहित को सोता देख रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, छोटे लाल का बेटा भी तो बस मोहित जितना ही रहा होगा। अगले कुछ दिन सुरेंद्र ने रात के शिफ्ट से बचने की कोशिश की, मगर फैक्ट्री का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। ऑर्डर पूरा करना ज़रूरी था और पैसों की भी ज़रूरत थी। घर का किराया, मोहित की स्कूल की फीस, ना जाने कितने खर्चे। मजबूरी में उसने फिर उसी सड़क से उसी वक्त गुजरना ही पड़ा। धीरे धीरे उसने एक तरकीब निकाली। जब भी वो उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरता, वो धीरे से बुदबुदाता, माफ करना सुनीता जी, मैं आपका छोटे लाल नहीं हूं। भगवान करे आपका बेटा अपने बाबा तक पहुंच जाए। ना जाने क्यों, मगर ऐसा कहने से उसे थोड़ा सुकून मिलता, जैसे वो एक तरह से उस औरत के दर्द को समझने की कोशिश कर रहा हो। 3 हफ्ते बाद बारिश का मौसम धीरे धीरे ढलने लगा था। फैक्ट्री का बड़ा ऑर्डर भी लगभग पूरा हो चुका था और रात के शिफ्ट अब कम हो गए थे। सुरेंद्र को लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो रात की बात बस एक बुरे सपने की तरह पीछे छूट जाएगी। मगर एक रात जब वो आखिरी बार उस सीजन की रात की शिफ्ट कर रहा था, आसमान में फिर काले बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते फिर तेज बारिश शुरू हो गई। ठीक उसी रात जैसी जिस रात उसने पहली बार उन्हें देखा था। सुरेंद्र का दिल बैठ गया। उसने सोचा, आज रुक ही जाए फैक्ट्री में, सुबह होने का इंतज़ार करे। मगर घर पर राम प्यारी और मोहित अकेले थे और मोहित की तबीयत भी 2 दिन से कुछ ठीक नहीं थे। उसका मन नहीं माना घर से दूर रहने को। उसने हिम्मत जुटाई और बाइक स्टार्ट किया। बारिश में भीगते हुए वो उसी सड़क पर आगे बढ़ा। जैसे ही वो बरगद के पास पहुंचा, उसने वही मंजर फिर देखा। औरत पेड़ के नीचे खड़ी और बच्चा सड़क के किनारे, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। मगर इस बार कुछ अलग था। बच्चा सड़क पार करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इस बार वो सुरेंद्र की ओर मुड़ा और धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगा। सुरेंद्र का खून जम गया। उसने बाइक रोक दी, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। बच्चा बिल्कुल उसके सामने आकर रुका, इतने पास कि सुरेंद्र को उसकी मौजूदगी का एक अजीब सा ठंडक जैसा एहसास हुआ।
हालांकि बारिश की वजह से पहले से ही सब कुछ ठंडा था। बच्चे ने अपनी वो खाली आंखें सुरेंद्र पर टिका दी और पहली बार वो बोला। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे दूर से आ रही हो, जैसे पानी के अंदर से बोली जा रही हो। बाबा कब आएंगे? सुरेंद्र की जुबान तालू से चिपक गई। उसे समझ नहीं आया क्यों, क्या कहे। उसने बस इतना कहा जो भी उसे दिल में आया। बेटा, तुम्हारे बाबा शायद अब बहुत दूर चले गए हैं। उनका इंतज़ार करना छोड़ दो। अपनी माँ को लेकर तुम भी आगे बढ़ जाओ। बच्चे की आंखों में एक पल को कुछ हरकत हुई, जैसे बरसों बाद किसी ने उससे सच बोला हो। वो पीछे मुड़ा और अपनी माँ की तरफ देखा। औरत ने पहली बार सिर उठाया और सुरेंद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर एक गहरा दर्द जरूर था जो बरसों से जमा हो चुका था। फिर बहुत धीरे धीरे वो दोनों साए जैसे पानी में घुलने लगे। बारिश के बूंदों के साथ ही उनका वजूद धुंधला पड़ता गया, जब तक कि वो पूरी तरह गायब नहीं हो गए। पीछे बस बारिश की आवाज़ और बरगद के पत्तों से टपकता पानी रह गया। सुरेंद्र वहीं खड़ा था, अपनी बाइक पर बैठा। हिलने डुलने की ताकत नहीं बची। कुछ मिनट बाद उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे घर की ओर बाइक बढ़ा दी। उस रात के बाद सुरेंद्र या किसी और मजदूर ने उस बरगद के पास कभी वो औरत या बच्चा नहीं देखा। रामलाल चाचा ने जब सुरेंद्र से पूरी बात सुनी तो उनकी आंखों में एक अजीब सी राहत झलकी। शायद सुनीता को आखिरकार समझ आ गया कि उसका छोटे लाल अब कभी वापस नहीं आएगा, और जब माँ ने मान लिया तो बेटे ने भी रास्ता छोड़ दिया। सुरेंद्र आज भी उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी अकेले, कभी कभी बरसात में, मगर अब उसे कोई डर नहीं लगता। बस कभी कभी जब बारिश बहुत तेज़ होती है और बिजली कड़कती है तो वो अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ी धीमी कर देता है। बरगद के पास से गुजरते हुए एक नज़र उस सूनी जगह पर डालता है और मन ही मन दुआ करता है, जहाँ भी हो चैन से रहो। मगर मोहल्ले में आज भी कुछ बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि बरसात के मौसम में जब कोई मज़दूर बहुत देर रात बहुत मेहनत करके अपने घर वालों के लिए 2 पैसे कमा कर लौटता है तो उस बरगद के नीचे से गुजरते वक्त एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका ज़रूर महसूस होता है। कुछ कहते हैं ये बस हवा है, कुछ कहते हैं ये सुनीता का शुक्रिया अदा करने का तरीका है, हर उस मेहनतकश मर्द के लिए जो बारिश में भीगते हुए भी अपने घर, अपने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी छोटे लाल करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।